अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत के 3.5 बरस में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। महंगाई के रिकॉर्ड्स, मईशत में रिकॉर्ड गिरावट, बेरोजगारी में रिकॉर्ड कायम करने के बाद अब तहरीक इंसाफ हुकूमत ने करप्शन में भी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान दुनिया के 80 ममालिक में 41वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया है, जबकि गुज़श्ता बरस पाकिस्तान 57वें नंबर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 2018 में इक्तदार में आई तो पाकिस्तान करप्शन के एतबार से 180 ममालिक की फहरिस्त में 117वें नंबर पर था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की रैंकिंग में मुसलसल गिरावट देखी गई। साल 2019 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 120 नंबर पर था, साल 2020 में 124 और साल 2021 में 140 नंबर पर आ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान का 2020 में करप्शन परसेप्शन स्कोर 31 था, जो कम होकर 2021 में 28 हो गया है। यानी 2020 के मुकाबले में पाकिस्तान में करप्शन में 3 दर्जे इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान आखिरी बार पाकिस्तान का सबसे ज्यादा करप्शन परसेप्शन स्कोर 2012 में 28 था, जो एक मरतबा फिर 10 बरसों बाद 28 हो गया है। यानी 2012 में पाकिस्तान में जो करप्शन का लेवल था, आज एक दहाई बाद पाकिस्तानी मकाम पर आ खड़ा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान पाकिस्तान का सबसे नुमाया परसेप्शन स्कोर 2018 में 33 था, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जा रही थी, जिसके बाद इसमें मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। यानी मुल्क करप्शन की जानिब बढ़ रहा है। करप्शन में इजाफे का रिकॉर्ड उस पार्टी के दौरे हुकूमत में कायम हुआ है जिसका माजी करप्शन के खात्मे के दावों से इबारत था। अपने सियासी करियर में वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ बोलते आए और हुकूमत में आने से कबल वो जलसों में अपनी तकारीर में अपने हामियों से करते हुए नजर आते थे कि वो मुल्क से करप्शन को खत्म कर देंगे। ये वही वज़ीर आज़म है जो 90 रोज में मुल्क से करप्शन खत्म करने के दावे करते थे। सवाल हुआ 90 रोज में कैसे करेंगे? उन्होंने कहा 90 रोज तो दूर की बात है, हम 9 दिन में मुल्क से करप्शन का खात्मा कर देंगे। लेकिन आज वक्त ने साबित किया है कि मुल्क में करप्शन बढ़ी है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हमारा नीचे आया है और 180 ममालिक के फहरिस्त में हम 140वें नंबर पर आ खड़े हुए हैं। करप्शन में इजाफे का मतलब है कि मुल्क में गरीब बढ़े हैं, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, हुकूमत पर अदम एतमाद और मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर सवालात उठा दिए हैं और बैन अक़वामी इदारे को इनका तर्जुमान करार दिया जा रहा है। करप्शन का बलबा अदालतों पर डाल रहा है। यानी माजी में जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के फजाइल खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिनवाया करती थी, आज उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की साख पर सवाल उठा रही है। क्राइटेरिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की असेसमेंट का, वो उसका मुख्तलिफ क्राइटेरिया है जिसमें फाइनेंशियल करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है और रूल ऑफ लॉ के मामलात हैं, डेमोक्रेसी का है, स्टेट कैप्चर है। जो अभी तक हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जी जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से नीचे किया है। कोई शुबा ही नहीं है कि रूल ऑफ लॉ पे पाकिस्तान में काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो रूल ऑफ लॉ में हम तो समझते हैं कि एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमा वक्त तमाम इदारों को काम करने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन हम समझते हैं कि अदलिया जो है उसका बहुत ही अहम किरदार होगा। ये पाकिस्तान के वजीर इत्तलात हैं जो कह रहे हैं कि माली करप्शन की वजह से नहीं है बल्कि रूल ऑफ लॉ और एलीट कैप्चर एक बहुत बड़ी वजह है। तो रूल ऑफ लॉ अगर नहीं है तो रूल ऑफ लॉ की बात कौन करता था? क्या हुकूमत वक्त से ना पूछे कि कानून कि यहाँ पर कानून की बालादस्ती क्यों नहीं है, कानून से खिलवाड़ क्यों होता है, गरीब आदमी के लिए मुख्तलिफ कानून, अमीर आदमी के लिए मुख्तलिफ क्यों है, एलीट कैप्चर है तो अशराफिया के लिए मुख्तलिफ पाकिस्तान और आम आदमी का पाकिस्तान मुख्तलिफ क्यों है? क्या ये सवाल हम हुकूमत वक्त से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान स्कोर माली करप्शन की वजह से नहीं है बल्कि कानून की हुक्मरानी की वजह से कम हुआ है। हुकूमत के दावे में किस हद तक सदाकत है? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ऑपोजिशन की तर्जुमानी की है जैसी हुकूमत कह रही है? पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने की वजूहात आखिर क्या है? ट्रांसपेरेंसी का डेटा कितना काबिल एतबार है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर मुल्क का करप्शन स्कोर जांचने के लिए आलमी बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समेत दुनिया के 3 नामवर और मोतबर इदारों का डेटा हासिल करता है। इसके अलावा किसी मुल्क में रिश्वत, अवामी फंड्स की तकसीम, सरकारी ओहदे का ज़ाती इस्तेमाल, करप्शन पर काबू पाने के लिए हुकूमत की सलाहियत, सिविल सर्विसेज में अपनों की तकर्री, मफादात का तसादुम यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, करप्ट अफराद के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मालूमात तक रसाई, राइट टू इंफॉर्मेशन का जायजा लिया जाता है। गुज़श्ता 3.5 बरसों के दौरान हुकूमत के मौक़िफ़ और ख़बरों का जायजा लिया जाए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हकीकत के करीब तर दिखाई देती है। जबकि खुद वज़ीर आज़म ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रांसपेरेंसी के जिस डायरेक्टर पर सवालात उठा रहे 2019 में इन्हीं डायरेक्टर के साथ मुलाकात को करप्शन के खात्मे के लिए जद्दोजहद का हिस्सा करार देते रहे हैं। उस वक्त
आप टेलीविजन स्क्रीन पर जो आदिल गिलानी साहब उनकी तस्वीर देख रहे हो, वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हो रही है। ये वही डायरेक्टर हैं जिनकी साख पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब ट्रांसपेरेंसी ऑपोजिशन की तर्जुमान है, ये इदारा अगर ऑपोजिशन की तर्जुमानी कर रहा है, तो इस मुलाकात का मकसद क्या था? अगर 2019 में वज़ीर आज़म से मुलाकात जायज़ थी, तो अब आदिल गिलानी की ज़ात पर सवालात के क्या मकासद हैं? अगर रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं हैं तो वो हिमायत में बयानात क्यों देते रहे हैं? क्योंकि माजी में खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के फजाइल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गिनवाते रहे। इस सब के बाद सवाल यह है कि मुल्क में करप्शन बढ़ने का जिम्मेदार कौन है? बढ़ती हुई करप्शन पर किससे सवाल पूछा जा सकता है? One question. 2 months down the road, when the economy is in a problem, मैंने इमरान खान का गिरबान पकड़ना है कि मैंने डॉक्टर बाकर को ढूंढ के पकड़ना है कि उस वक्त मुझे कहा जाएगा ये तो बाकर कर गया, मैं क्या करता हूँ? Who is ultimate डिसीजन कौन ले रहा है इकोनॉमी की? जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूँ, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूँ कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े, मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूँ। वो लोगों को मैं बुला लेता हूँ जो कि पाकिस्तान के अपने इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बात करता हूँ। वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। अगर मुल्क में करप्शन बढ़ रही है तो क्या ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म है या कोई और है? वज़ीर आज़म का दावा है कि हुकूमत जवाब दे, मगर जब हुकूमती वज़रा से उनके माजी के बारे में पूछा जाता है तो वो जवाब देने की बजाय राह फरार इख्तियार करते हैं। कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पाकिस्तान 16 दर्जे जो है नीचे चले गया, ये बताइएगा करप्शन में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन में और पहले और बाद के मनाजिर आपने देखे हैं। ऑपोजिशन जमातों ने भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को पार्लियामान में पेश करने का मुतालिबा कर दिया। की बयानिया न सिर्फ करप्शन का दफन हो चुका है, हर चीज़ का दफन हो चुका है। किसी भी पैमाने से गैस की कीमतें देख लें, बिजली की कीमतें देख लें, कोई इस हुकूमत का बयानिया नहीं है। तरजीहात क्या है? फलां को लटका दूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा, फलां को पकड़ के लाऊंगा, मुझे निकालोगे तो मैं सड़कों पे आऊँगा। भाई आप सड़कों से अंदर भेजे गए थे कि कुछ काम करके दिखाओ। घबराना नहीं है, बस उसमें 16 दर्जे हो जाए या 160 दर्जे हो जाए, हर तरफ हम जो है ना वो माइनस में जो तरक्की माकूस जिसको कहते हैं, हम उसमें तरक्की कर रहे हैं, मगर घबराना हमने नहीं है। इमरान खान ने सिर्फ अब घबराना। नैब बेचारी की जो ना बहुत सारे राज जो है वो लोगों के पास हैं, तो वो अब कैसे एक्शन देंगे? वो खुद ब्लैकमेल हो रही है कब से। आपको शॉर्ट इस वक्त लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब का। हम तो आपको कब से कह रहे हैं, कौन सा दौर है जिसमें सस्ती चीनी एक्सपोर्ट हुई और महंगी चीनी इम्पोर्ट हुई है? कौन सा दौर है जिसमें सस्ता आटा एक्सपोर्ट हुआ है और महंगा आटा इम्पोर्ट हुआ है? पाकिस्तान के लिए बेइज्जत कौम हम सब के लिए एक अफसोसनाक दिन है, खुसूसन उस हुकूमत के लिए कि जो करप्शन को एक एजेंडा बनाकर लेकर आई थी और उसकी सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूमती थी। इस रियासत में रियासती इदारे के साथ किसी भी आम शहरी का जब भी वास्ता पड़ता है, हर काम पैसे देकर होता है। नैब को एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन नैब खुद एक मुतनाज़ा इदारा है, उनकी अफादियत क्या रही? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, करप्शन के एतबार से पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 140वें नंबर पर आ गया, यानी अब सिर्फ 40 ममालिक की करप्शन में हमसे ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें एक तो ये रिपोर्ट अभी पूरी आई नहीं, रिपोर्ट आती है तो मैं समझता हूँ वी विल बी इन बेटर पोजीशन। और उसमें जो 2 चीज़ें सामने आई हैं, चीमा साहब रिपोर्ट आ गई है, लीड कैप्चर, ये पूरी रिपोर्ट आ गई है सर इस वक्त मेरे सामने। बहरहाल नहीं आई जी, इसमें 2 चीज़ें इसमें आई हैं, एक एलीट कैप्चर है और दूसरा रूल ऑफ लॉ है। ये दोनों में पाकिस्तान जो है, यू कैन से कि ये इसकी रेटिंग जो है वो नीचे है। और ये दोनों चीज़ें डेफिनेटली मतलब आप कह लें कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत बड़ी मेजर करप्शन हुई है, यहाँ पनामा हुआ है, यहाँ और चीज़ें हुई हैं, लेकिन कोई भी मुजरिम पकड़ा नहीं गया। जब पकड़ा नहीं जाएगा तो फिर एलीट कैप्चर का जो परसेप्शन है वो तो यकीनन बढ़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप कह लें कि आपके पास को 16 अरब डॉलर का 16 अरब रुपये की करप्शन कर जाए बंदा, 7 अरब की टीटी लगवा जाए, उसके नौकरों के अकाउंट से अरबों रुपये निकले, और बड़े बड़े जो क्या नाम है, डॉक्टर आसम जैसे, शर्जील मेमन जैसे। बट चीमा साहब, दिस ऑल हैपेंड अंडर योर नोज सर, आपकी हुकूमत में। देखिए, और इसमें सिर्फ एलीट कैप्चर ही नहीं है बल्कि अवामी फंड्स की तकसीम है, सरकारी ओहदे का ज़ाती इस्तेमाल है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, करप्शन पर काबू पाने के लिए हुकूमत की अपनी सलाहियत है, सिविल सर्विसेज में अपनों की तकर्री है, मफादात का टकराव, जैसे मैंने कहा, करप्ट अफराद के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मालूमात तक रसाई, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो कानून है उस पर भी ठीक तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये रिपोर्ट कंपाइल की गई है।
इसमें थोड़ा सा आप देख लें ज़रा कि ये जो यू कैन से कि इसमें मतलब दो इसमें अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि जो दरमियान में एक पोर्शन है इसका, एक पीपल्स पार्टी का है, दरमियान में मुस्लिम लीग नून है और इस वक्त हमारे पास है, ये तीन हुकूमतें हैं। जो दरमियान वाला सेगमेंट है ये बिल्कुल ही यू कैन से कि नॉन क्रेडिबल है। यानी चीमा साहब फिर कहा जा सकता है कि आपको तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी ठीक नहीं मिला। नहीं, मैं समझता हूँ जिसमें देखें हर चीज़ की होती है कंपैरेटिव होती है। कंपैरिजन में मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो बात की बात है, हमारी दौर में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसकी बात की बात है। बेसिक जो बात है, जो स्टैंडर्ड है, जिसकी बेस पे जिसके साथ आपने कंपेयर करना है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वजह ये कि जो बंदा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में पिछली बार था, जो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, वो उनका मुलाजम था, वो उनका यू कैन से बड्डी था, वो उनसे पूछ के रिपोर्टें बनाता था। वो रिपोर्टें ऐसी हैं जैसे आप कह लें कि कोई सलीम साफ़ी से कोई रिपोर्ट बनवा लें आप, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बनवानी है या हक़ में बनवानी है, क्या करना है, उसी तरह की एक वो आप कह लें था एक आदिल गिलानी। सो उस रिपोर्ट के साथ तो कंपैरिजन बनता नहीं है। दूसरा जो है आप कह लें कि इस रिपोर्ट में मेरे पास जो इतला है वो यही है कि अभी तक दो चीज़ें आई हैं इसमें, एक है एलीट कैप्चर और दूसरा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ और एलीट कैप्चर जो है, इन दोनों का इस मुल्क में बुरा हाल है। अभी तक जो परफॉर्म करना था, यहाँ पे अदालतों ने परफॉर्म करना था, यहाँ के यू कैन से कि जो इंसाफ करने वाले अदारे थे, इसमें हम नैब की बात भी कर लें, हम अदालत की बात कर लें, हम ये जो एहतसाब कमीशन की बात कर लें, या मतलब एक तो मतलब जितने भी इस तरह के अदारे हैं जिन्होंने यहाँ पे। तो चलिए चीमा साहब इन दो पॉइंट्स को देख ले। तो स्टेट इज बीइंग कैप्चर्ड ब्रूटली बाय द एलीट, इसका मतलब तो ये है कि वो एलीट से आप इसको आजाद नहीं करा पाए। और दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं उस पे भी सूरत हाल ऐसी ही है। इसमें तो हुकूमत की अपनी नाकामी है और इनकॉम्पिटेंसी है, सलाहियत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए आप, क्योंकि इंसाफ वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एजेंडाज, बल्कि यही एजेंडा था आपका। नहीं, इसमें देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि ये बात, पहली बात कि आपने कहा कि हम आज़ाद नहीं करवा सके, ये बात पार्शली आपकी ठीक है। और उसकी वजह कि यहाँ पे तो आप कह लें आधे लोग ऐसे थे कि जो इनको जेल में होना चाहिए था, वो उन्होंने स्टे ले लिया अदालत से, वो उसी अदारे पे उसी जगह बैठे रहे जो आप कह लें कि स्टे था, स्टे मिल गया उनको। या जिन लोगों को हमने हलाने की कोशिश की वो आप कह लें टेन्योर पोस्टिंग हुई है और वो मिल गया, और फिर कहीं भी इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं। देखें मतलब जितने भी केसेस हैं, 3.5 साल तो हमारे दौर में भी हो गए, पहले भी 20 साल हो गए कि 1990-88 में अपना पीपल्स पार्टी ने बनाए, उसके बाद 90 में नवाज शरीफ साहब ने बनाए केसेस, जरदारी साहब पे 93 में के टेन्योर में बने, 98 के दौर में बने। ये हर दौर में जितने भी केसेस बने आज तक कोई भी अगर कंक्लूड नहीं हो सका, हमारे दौर तक भी आते हुए यू कैन से कि ये प्रोसेस जो शुरू हुआ नैब वाला 1988 से लेके 12 साल वो हो गए और 21 साल ये 33 साल। लेट्स बी फेयर चीमा साहब, कि ये जो स्टेज वाला कल्चर है, ये जो स्टेज वाला कल्चर है, इसको तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फरोग नहीं दिया। मतलब अगर आप सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस को देख ले तो उस पर कितने स्टेज लिए गए फॉरेन फंडिंग केस, और 7 साल हो गए इस केस को चलते हुए। तो प्रेसिडेंट खुद भी सेट कर सकते थे आप, जैसे इमरान खान साहब ने अपनी मेडन स्पीच की थी और आकर कहा था कि इंसाफ शुरू होगा मुझसे, फिर मेरे वजीरों से, फिर मेरे मुशीरों तक जाएगा और फिर ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। तो क्या हमें इन 3.5 साल के अंदर इस तरह का इंसाफ होता हुआ दिखाई दिया कि मेरे रियासत से कोई पूछ सके? जो पूछता है उसको या तो स्टेप डाउन करा दिया जाता है, इस्तीफा ले लिया जाता है, मजबूर किया जाता है कि अलहदा हो जाए। अच्छा, पहली बात मैं ये कर रहा हूं कि 33 साल में जितने भी नैब के केसेस बने, उनमें से किसी एक कभी फैसला किसी बड़े आदमी के खिलाफ या उसके हक में आप कह लें कि NRO मिला, लेकिन हक में या खिलाफ फैसला नहीं हुआ, स्पेशली खिलाफ फैसला नहीं हुआ। हमारे देखते ही देखते यहाँ पे लोगों के पास 3-3 हज़ार अरब रुपया आ गया, जिन लोगों की औकात ये थी कि उनके सारे कज़न आज बैंकरप्ट हैं, उनके सारे बाकी ख़ानदान मतलब 25-25 कज़न जो है बैंकरप्ट हैं, बैंकों के मकरूज हैं, मकान उनके प्लेच हैं, फैक्ट्रियाँ बिक गई, किसानों के पैसे देने हैं, सारा कुछ ख़त्म हो गया। वो लोग, उनके पास 3-3 हज़ार अरब रुपया, एक भाई के घर में 3-3 हज़ार अरब रुपये, किसी नौकर के घर से 4 अरब से कम निकलते नहीं है। उनके खिलाफ भी आज तक फैसला नहीं हुआ। फिर भी आपकी परसेप्शन इस तरह की बातें तो आपकी हुकूमत पर भी निकलेंगी जिस वक्त। देखिए ये बातें तो आपके अपने लोग भी आपकी हुकूमत के बारे में कह रहे हैं कि वो जिनके पास धेला नहीं था आज अरबोपति बन गए हैं। अहमद जवाद साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, जिनको पार्टी रुकनियत जिनकी मुअत्तल कर दी गई है, अलहदा कर दिया गया। तो ये तनकीद तो आपके अपने लोग आपकी हुकूमत पर भी कर रहे हैं।
देखें, हमारी इतनी बड़ी हुकूमत है, इतने लोग हैं, उसमें कोई तनकीद ना करे, ये कैसे हो सकता है? मैं समझता हूँ कि देखें, इसमें जो भी, ये तो नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 करोड़ वोटर हैं, उसमें आप कह लें कि 160 135-40 MNA हैं, सैकड़ों यहाँ पे MPA हैं, यहाँ पे सेनेटर हैं, यहाँ पे पार्टी वर्कर हैं, आगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तंजीमी लोग हैं, इनमें कोई भी करप्ट नहीं है। मैं तो आपको नहीं कह रहा, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जहां कहीं भी इस तरह की चीज आए, उस चीज को कंक्लूड होना चाहिए, उस चीज का नतारा होना चाहिए। उसमें देखें, इसमें फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, मैं बात कर रहा हूं कि 1988 में नैब का बना हुआ जो आप कह लें कि मुकदमा है, उसका फैसला नहीं होता, तो इसका फैसला होना चाहिए, ना कि ये कि जी मेरा भी एक बंदा आप कहेंगे जो फलाने ने, उसका भी फैसला होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसमें भी अदालत में जाना चाहिए, उसमें मीडिया भी जाए, सिविल सोसाइटी भी जाए, आप कह लें कि जो बंदा कह रहा है, मैं अहमद जवाद की बात कर रहा हूँ, वो चला जाए। देखें, अगर कोई इतनी ट्रांसपेरेंसी है, एक बंदे को मसला है वाकई, वो कहते हैं मैंने पॉइंट आउट भी किया था, तो किसी जगह पे एक दरखास्त डालने में क्या हर्ज है? सिर्फ मीडिया पे आगे बात करना तो मुनासिब नहीं है। जो दरखास्त देता है जहां भी हमने देखा, हम तो अकबर एस बाबर साहब ने दरखास्त दी, अकबर एस बाबर साहब ने दरखास्त दी, आपने स्टे ले लिया, आपने अपर कोर्ट पे उसे रुजू किया कि ये तो इलेक्शन कमीशन फैसला इसको सुन ही नहीं सकता। फिर उसके बाद फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, नहीं ये तो जुरिस्डिक्शन है इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। फिर उसके ऊपर स्क्रूटनी कमेटी, उसको पब्लिक ना किया जाए। ये सब चीजें तो ऑन रिकॉर्ड है ना चीमा साहब, इसे तो डिनाई नहीं कर सकता है। देखें, मैं कह रहा हूं कि वो रिपोर्ट आई है ना, रिपोर्ट आई है तो क्या उसमें निकला है? और हमने कहीं कोई, आप कह लें किसी को धमकी दी है, हमने कहीं कोई रिपोर्ट किया है, हमने कहीं आप कह लें कि कहा है कि फलां को औकात में ले आएंगे, फलां का ये करेंगे, हमने माना है? मैं तो ये सिंपल हमारी एक ही प्ली थी, हमारी एक ही प्रेयर थी। मैं तो आपकी प्रिंसिपल पोजीशन की बात कर रहा हूं कि आपने कहा था कि एहतसाब हमसे शुरू होगा, फिर हमारे वजीरों से। फिर पोजीशन है ये, बहुत ये बेस्ट पोजीशन है, ये प्रिंसिपल पोजीशन है, ये प्रिंसिपल पोजीशन है। यहां पे फैसला या तो अदालत कर दे, यहां फैसला होता है मीडिया में, मीडिया में फैसला होना है, सारी रिपोर्टें इकट्ठी करें, फैसला कर लेते हैं। अवामी नुमाइंदगी, अवाम सुन ले इसको, सामने सारा ट्रायल हो जाए, ओपन ट्रायल हो जाए, मीडिया में हो जाए, अदालत में हो जाए, इन कैमरा हो जाए, मैं तो कोई इतराज नहीं हो तो इकट्ठा। आप कह रहे हैं कि आप एक रिपोर्ट पकड़े 2% की रिपोर्ट पकड़ के मेरा हिसाब की शुरू कर दें, वो घर बैठे हो, सवाल पूछ रही हो, क्यों भाई? मेरे से 150 गुना ज्यादा करप्ट औरत, मेरे से 150 गुना ज्यादा करप्ट औरत मेरे से सवाल पूछे और मैं जवाब दे रहा हूं, मैं कटहरे में खड़ा हूं, सारा मुल्क लूट के खा ले, 1% की उसकी जायदाद हो, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका हस्बैंड, उसका बाप, सारा मुल्क लूट के खा जाए, जवाब मैं दे रहा हूं। क्यों भाई? आपको किसने रोका है चीमा साहब उस लूटेड मनी को रिकवर कराए? साथ उसकी रिपोर्ट आए। अवाम तो आपसे भी पूछती है कि आपने क्यों इजाजत दी मियां नवाज शरीफ साहब को वापस जाने की? आपने उनको क्यों गो अहेड दिया? मैं तो यहां रोज बैठ के जूते मारता हूं, वापस आओ। ये तो पब्लिक पूछ रही है कि टैक्स पेयर का पैसा वो लेकर लूट कर बाहर चले गए और आपने उनको जाने दिया। भाई पब्लिक आपसे भी पूछती है, उनसे भी सवाल पूछ लो, चले जाओ लंदन पूछो, सवाल क्यों नहीं पूछते? सिर्फ इधर ही पूछते हो। हम तो हुकूमत से पूछती है, आप तो बाइख्तियार हैं। सवाल पूछ लो। मैंने कभी नहीं पूछा, मैंने कभी नहीं देखा पीपल पार्टी सवाल पूछते हो। पब्लिक तो आपसे पूछती है, पूछती है आपसे। चीमा साहब ये बिलावल मुझे 126 रोज का धरना याद है, मुझे 126 रोज का धरना याद है। हम 1.5 से 2 घंटे की तकरीरें भी इमरान खान साहब की लाइव नशर किया करते थे, दिखाते थे कि कैसे मीडिया ट्रायल हो रहा है, इमरान खान साहब कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज इस रिपोर्ट को आप 2% की कह रहे हैं, अगर प्रोड्यूसर साहब प्लीज वो शॉर्ट चला सके कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो 2% की है आज, वो कितनी मोतबर थी, अगर आप दिखा सके और चीमा साहब को भी सुनवा सके। इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो खास चीज देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा, साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में
पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपका कैसा चोरी हो रहा है? इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। रिहान साहब उस वक्त देखें, उस वक्त आदिल गिलानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं बैठा था, उस वक्त आदिल गिलानी बाहर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक स्टैंडिंग थी, आज भी उसकी एक स्टैंडिंग है। यहाँ पे दरमियान में एक ऐसा वक्फा आया, या ऐसे आप कह लें कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि आपका जिस बंदे ने यहाँ की करप्शन को गेज करना था या उसने सर्वे करना था, वो जाके वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनका मुलाजम बन गया, उसका बेटा मुलाजम बन गया। उन्होंने पैसे लिए, इस मुल्क से फ़ायदा उठाया, यहाँ पे उन पर क्रिमिनल केस हुए, FIR हुई उन पर, यहाँ से भाग गए, वापस नहीं आया, उसका बेटा वापस नहीं आया, वो जाके सफ़ीर बन गया। उस बंदे की रिपोर्ट अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं मानता तो मैं बड़ी जायज़ बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरा कंपैरिजन एप्पल वर्सेस एप्पल हो जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा मतलब आप कह लें बनाना वर्सेस बनाना हो जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। एक क्रिमिनल की आप रिपोर्ट ला के तो उसके साथ मेरा कंपैरिजन शुरू करें, उसमें यकीनन मैं हार जाऊँगा। ठीक है, सो बाकी बात रह जाती है। दो यहीं से पे डिसाइड करते हैं सर। लास्टली यहीं से चलिए डिसाइड करते हैं। आप हुकूमत है सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई करप्ट आदमी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को चला रहा है तो सबसे पहले उस करप्ट आदमी का तो एहतसाब करें ना सर। मेरा ख्याल है उसका एक इंटरनेशनल अदारे का आदमी है, उसका तो शायद हम ना मुझे पता नहीं है कि इसमें लॉ में गुंजाइश क्या है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मैं आदिल गिलानी की बात कर रहा हूँ। मैं ना उससे पहले वाले को जानता हूँ, दूसरा जो इसमें यास्मीन साहब है, मैं अभी रिपोर्ट में आदिल गिलानी की भी पढ़ के आया हूँ, मैं यास्मीन साहबा की भी पढ़ के आया हूँ। तो मुझे मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। और इसकी जो वाइस चेयरपर्सन है नासरा जावेद इकबाल साहब है, जो है जो वलीद इकबाल साहब की जो है मदर हैं, जी मैं उनकी भी पढ़ के आया हूँ। जी मैं उनकी भी पढ़ के आया हूँ, मुजफ्फर साहब की पढ़ के आया हूँ। तो बेसिकली मैं कह रहा था कि यहाँ पे नॉर्मली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक स्टैंडिंग थी, इसका बेहतर चीज़ थी। दरमियान में ये जो हमारी लोगों को खरीदने की ताकत इतनी ज़्यादा है, लोग मैच फिक्स करने की ताकत इतनी ज़्यादा है कि हम बड़े से बड़े अदारे को, एक क्रेडिबल अदारे को भी हमने 2 टके का बना दिया। मैं आदिल गिलानी जैसे क्रिमिनल की रिपोर्ट के साथ अपनी रिपोर्ट को कंपैरिजन करने को तैयार नहीं हूं। मैं कहता हूं कि कोई अच्छी रिपोर्ट हमेशा हम आपने कहा हम रेफरेंस दिया करते थे, ठीक है बात आपकी, हम उसका मैं खुद उसका रेफरेंस दिया करता था। लेकिन जब आपको मुलाजम बन जाए किसी का कोई मुलाजम बन जाए, ऐसे आदमी करप्ट तरीन आदमी का कोई मुलाजम बन जाए, उसकी मर्जी की रिपोर्टें वो लिखे। आप चीमा साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आप ये समझते हैं कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप ये समझते हैं कि एलीट कैप्चर्ड है हमारी सोसाइटी, लेकिन इसके बावजूद आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये आपकी दोनों बातें ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ठीक नहीं है। ये एलीट कैप्चर है, रूल ऑफ लॉ का इशू है। नहीं मैं उसकी रैंकिंग से इत्तेफाक नहीं करता, मैं उसकी रैंकिंग से इत्तेफाक नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं साहब लास्ट में मुझे बताएं कि आपकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए थी। आज 140वें नंबर पे आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कितने नंबर पर होना चाहिए था? और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो 3 दर्जे मजीद नीचे आ गया कंपैरेटिवली नून लीग से, कितना क्या बेहतर हो गया उससे पहले? हाँ डेफिनेटली करप्शन हमारे यहाँ कम हुई है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कम हुई है, यहाँ पर टॉप पे करप्शन बड़ी कम हुई है, नीचे भी करप्शन कम हुई है। ये फैक्ट है एक बात। उसके बावजूद अगर रैंकिंग उससे अपोजिट आ जाती है तो डेफिनेटली उसमें इश्यूज हैं। अच्छा चीमा साहब, अब यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप करप्शन को सिर्फ माली करप्शन के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो करप्शन को डिफाइन करता है वो कहते हैं कि अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर योर प्राइवेट गेन्स, उसमें कहीं माली करप्शन का जिक्र तो नहीं है। करप्शन तो मॉरल करप्शन भी होती है सर। Abuse of interested power for your private gains, ये वो करप्शन को डिफाइन करता है। दोबारा बोले, अब्यूज ऑफ पावर, जो आपको इक्तदार, जो ताकत आपको मिली है, आप उसको अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करें, दैट्स इट। वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैं समझता हूँ कि अब उस तरह के ग्रुप्स नहीं है। ये जब तक आप कह लें टॉप मैन बड़ी ना बने उस वक्त तक ये ओपनली चोरी, देखिए चोरी करना रिहान और बात है, चोरी करना और बात है, और आप कह लें कि एक वे ऑफ लाइफ बनाना और बात है। हमारी हुकूमत में चोरी होती है, हमारी हुकूमत में वे ऑफ लाइफ जो करप्शन नहीं है। यहाँ पे कोई बंदा ओपनली कंफर्टेबली एक डिज़ाइन करके एक वे ऑफ लाइफ बना करप्शन करे, वो नहीं सर्वाइव नहीं करता। ये फ़र्क है। सो लीकेज जो है, लीकेज हमेशा छोटी होती है, बड़ी जो चीज़ होती है वो है वे ऑफ लाइफ। दुनिया के जिन मुल्कों में बड़ी करप्शन हुई है, जिन मुल्कों में गुर्बत रही है, वो सारे के सारे वही हैं जहाँ टॉप मैन करप्ट था और वे ऑफ लाइफ था।
शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो ऑपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी तो बड़ी मोतबर थी, आज वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ठीक नहीं है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो आदिल गिलानी साहब हैं वो क्रिमिनल है, बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, नून लीग के स्पोक्स पर्सन हैं, और वही आदिल गिलानी साहब जो 2019 में खुद इमरान खान साहब से जब वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं, फिर किस कैपेसिटी में मुलाकातें करते हैं और मिलाप करते हैं। बहरहाल ये आवाम तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेगी, सवाल तो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्वेश्चन रेस होगा कि बताइए कि आपके दौरे इक़्तिदार में करप्शन कम होगी या बढ़ी है। ब्रेक लेते हैं, क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कप्तान की छुट्टी क्या अब भी तदबीरें पड़ेंगी उल्टी, पीडीएम क्या करने जा रही है, पीडीएम के बड़े सर जुड़े बैठे हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। वेलकम बैक। हुकूमत से निजात कैसे हासिल की जाए, अदम एतमाद लाई जाए, या लॉन्ग मार्च से ही हुकूमत खत्म हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम सरबराही इजलास के अंदर फैसले हुए हैं। स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिश की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में शुरका ने लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील ना करने पर इत्तफाक करते हुए कहा है कि लॉन्ग मार्च में ताखीर या तारीख की तब्दीली से कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा, और इजलास में 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के ऊपर ही इत्तफाक किया गया कि 23 मार्च को महंगाई मार्च किया जाएगा और इसी से बिलाखिर हुकूमत चली जाएगी। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और साथ ही फॉरेन फंडिंग केस का भी जिक्र किया है। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम सरबराही इजलास के इख्तिताम पर मीडिया से बात करते हुए क्या कह झलक आपके सामने रखता है। मुत्तफ़क़ा तौर पर इस ऐलान का इआदा किया गया कि 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा। तमाम जमातों के ज़ेली तंजीमों को एक बार फिर हिदायत दी जा रही हैं कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस मार्च को कामयाब बनाने में मसरूफ़ कर दें। अवाम इंशाअल्लाह मुल्क के कोने कोने से 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इंशाअल्लाह मौजूदा हुक्मरानों के इक़्तिदार के ख़ात्मे के लिए आखिरी कील साबित होगा। आजकल मुल्क में एक खलाई तजवीज़ गश्त कर रही है, सदारती तर्ज़ हुकूमत। इस नापाक ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। मुल्क की बका की जंग हमने लड़ी है और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा भी हम अपनी जंग जारी रखेंगे। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफनान साहब, सबसे पहले तो एक क्विक कमेंट ऑन नेट के जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, हुकूमत ये कह रही है कि असल में ये नून लीग के स्पोक्स पर्सन की जारी करदा रिपोर्ट है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये वो इदारा है जिसकी जो सदाकत और अमानत की जो बातें हैं वो इमरान खान साहब फरमाया करते थे। ये वो इदारा है जो पूरी दुनिया के अंदर 180 मुल्कों की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर काम करता है और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। और इमरान खान साहब खुद इसकी सदाकत और अमानत के ऊपर मोहरें एक दफ़ा नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान बिफोर आदिल गिलानी एंड आफ्टर आदिल गिलानी ये चेंज्ड है, और वो आदिल गिलानी जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाजा था ये असल में उनकी कारस्तानी है। नहीं, देखें, ये वही है, कहते हैं कि बच्चा जब फेल हो जाता है ना तो वो कहता है जी वो जो अपना एग्जामिनर था वो ठीक नहीं था, जो मतलब क्या कहते हैं अपना वो मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे बताया नहीं गया। ये वो वाली सारी कहानी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कोई अभी से थोड़ी है, कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे काम कर रही है। 30-35 साल हो गए उनको ये काम करते हुए। एक बंदे के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुनियादी बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान खान साहब की करप्शन का भांडा फोड़ दिया है। सारा पाकिस्तान जानता था कि पीटीआई करप्ट है, सारा पाकिस्तान जानता था ये माफियाज की हुकूमत है। सिर्फ अब ये हुआ है कि ये भी पता चल गया कि इमरान खान भी हैंड इन हैंड है इसके अंदर। ये हो नहीं सकता कि इमरान खान जो है वो जुल्फी बुखारी को माल बनाने दे। अफनान साहब, ये देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, उसे एक रोज पहले शहजाद अकबर साहब का इस्तीफा, क्या हुकूमत दबाव में महसूस कर रहे हैं? आपकी हुकूमत दबाव में इस वक्त? आपको मैं बताऊं कि जो डील इसने शहजाद अकबर ने मलिक रियाज के साथ वो जो पैसा घुमाने वाली की है ना, जिसमें 200 अरब रुपए बड़ी ईमानदारी से इन्होंने उठा के आगे वो नेशनल क्राइम एजेंसी की बात कर रहा हूं, हाँ, उनको दे दिए थे। उसमें इतना माल बना लिया है कि उसको अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। वो अरबों पति है खुद।
तो वो शहजाद अकबर जो वो भी, और ज़ाहिर है उसने दिहाड़ी लगाई है पिछले 3.5 साल, इनको ये भी करप्शन करते रहे, ये भी अपनी दिहाड़ी, सब दिहाड़ी बात है इधर। यानी हुकूमत इस वक्त सेंसिंग प्रेशर, यानी हुकूमत इस वक्त दबाव में है, या आप महसूस करते हैं? अगर हुकूमत दबाव में है, हुकूमत लड़खड़ा रही है, तो व्हाट पीडीएम इज डूइंग अफनान साहब? देखिए, हम तो ज़ाहिर है ऑपोजिशन के अंदर हमने आज एडजर्नमेंट मोशन भी दिया हाउस के अंदर, और हम जो है इसको जो है वो मजीद टेकअप करेंगे मीडिया के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है नवाज शरीफ साहब से, तो नवाज शरीफ साहब क्या ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं इन हाउस चेंज के लिए? देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे उसके ऊपर इस बात के ऊपर मामला जा रहा है कि हम नेशनल असेंबली में इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं, ताकि देखें 2 ही मामलात होंगे ना, या हम कामयाब होंगे या हम नाकाम होंगे, तीसरा तो कोई मामला नहीं है। यानी अगर आप समझते हैं कि हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने चाहिए, 5 साल से पहले हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, अब आप ये बिलीव करते हैं इस बात पे? देखें, हम इसीलिए आप देखें ना, करप्शन के हालात देख लें, मुल्क की इकॉनमी के हालात देख लें, महंगाई के हालात देख लें, लोग हमें रोड पे रोक के बोलते हैं कि आप खुदा का वास्ता इनसे हमारी जान छुड़ाएं। तो अब ज़ाहिर है अवामी प्रेशर तो हमारे पे बहुत ज़्यादा है कि ये जो है, ये लोग जो है गरीब जो है वो भूखा मर जाएगा। तो ज़ाहिर है हमें फिर अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको देख के जो है वो फैसले करने होते हैं, और हमें ये लग रहा है कि इस इमरान खान साहब की नाअहली और करप्शन, ख़ास तौर से इमरान खान की ज़ाती करप्शन, ये जो झूठ बोल के टीवी पे बोला जाता था ना कि एक ईमानदार है, वो तो ये अब पता चल रहा है 140वें नंबर के ऊपर ये कैसे मुल्क आ गया है कि इनकी ईमानदारी की दास्तानें जो है वो पूरी दुनिया में। अफनान साहब, पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को निकलने का इरादा रखती है, क्या पीडीएम, आपको लगता है कि 27 फरवरी तक पीडीएम भी पीपल्स पार्टी के साथ निकलेगी, या उसकी भी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले कोई मूव बनेगी पार्लियामान के अंदर? देखिए, मूव जो बनने के महीने मुझे नज़र आ रहे हैं वो तो फरवरी और मार्च नज़र आ रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो ये हो सकता है। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें हम स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं और हम कामयाब हो जाएं, तो फिर तो ये तो नविश्ता दीवार है ना इमरान खान के लिए कि उसके अब घर जाने का टाइम आ गया। अगर हो सकता है खुद ही असेंबलियाँ तोड़ दे, नहीं तोड़ेंगे तो फिर नो कॉन्फिडेंस ला के घर भेज देंगे उनको। तो वो शकूक व शुबहात जो आपको थे कि लोगों को फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं, या इत्तेहादियों को ऐन वक्त पर रात में बुला लिया जाता है, या उनके अपने लोग जो नाराज़ होते हैं उनको मना लिया जाता है, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए अब आपके? देखिए, मेरा ये ख्याल है जो कौम से खिताब हुआ है इनका, और जो इन्होंने धमकियाँ दी हैं, उसके बाद तो मेरा ख्याल है जो फ़ोन कॉल करते थे उनको खुद भी अकल के नाखून लेने चाहिए कि वो किसके लिए फ़ोन कॉलें करते रहे। तो अब उम्मीद यही कर रहे हैं हम लोग कि मामलात आगे जाते हुए जो है वो इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, जैसे कि हमारी हमेशा से डिमांड है कि वो अपना काम करें और जो सियासतदान है वो अपना मामलात खुद चलाएं। तो अगर तो इस मामला इसी तरह ही हुआ तो ये हुकूमत अब घर जा रही है, मैं आपको बता दूं। अगर ना हुआ तो फिर वो कलादा कहानी। अफराज साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि यहाँ नवाज शरीफ साहब भी उन्होंने वैसे अपनी कॉल्स के अंदर कहा कि अब उनको वापस आ जाना चाहिए, एक दफ़ा वापस तो आए, तो नवाज शरीफ साहब वापस मुस्तकबिल करीब में वापस आने का इरादा रखते हैं? हाँ जी, बहुत जल्द आप इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में देखेंगे। और उसका टाइम फ्रेम क्या होगा? पहले इन हाउस चेंज आएगी, कुछ तब्दीली आएगी, तो उसके बाद? मैं टाइम फ्रेम मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ कि अब बहुत जल्द आप देखेंगे, आने वाले हफ्तों में या चंद महीने में आप इंशाल्लाह देखेंगे उन्हें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अफनान उल्लाह साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हुकूमत के फ्लैगशिप मंसूबे को ब्रेक क्यों लग गई है, इस मंसूबे का जिक्र करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का अहम डसीर है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इक़्तिदार के 3.5 बरस में सिर्फ एक मंसूबा बनाने का ऐलान करते हुए इसे अपनी हुकूमत की शानदार कारकर्दगी करार दिया था, लेकिन आज उसी मंसूबे की तकमील पर सवालात उठ गए हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने रावी रिवर प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए रोडा एक्ट की कई दफात को गैर कानूनी करार दिया और ये बावर कराया है कि रोडा कानून के तहत मास्टर प्लान तरतीब नहीं दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसले में करार दिया कि मास्टर प्लान के बगैर बनाई गई कोई भी स्कीम गैर कानूनी होती है। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान ही बुनियादी दस्तावेज है और तमाम स्कीम्स मास्टर प्लान के ही ताबे होती हैं। अदालत ने फैसले में करार दिया कि ज़रिए अराज़ी को एक बाकायदा कानूनी तरीकाकार यानी लीगल फ्रेमवर्क के तहत एक्वायर किया जा सकता है। इस फैसले में कहा गया है कि अराज़ी हासिल करने के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन की हैसियत भी गैर कानूनी है, क्योंकि लाहौर और शेखुपुरा में ज़मीन एक्वायर करने के लिए कानून पर अमल नहीं किया गया।
लाहौर हाईकोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि रोडा अथॉरिटी पंजाब हुकूमत से हासिल करदा कर्जा 2 माह में वापस करे। अदालत में हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ने दलाइल दिए थे, जबकि रोडा की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल मुकम्मल किए थे। दरखास्त गुजारों की जानिब से शिराज ज़का और वकार शेख ने दलाइल में कहा था कि रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट से किसानों का इस्तेहसाल होगा। ज़रिए अराजी को हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील करना कानून की खिलाफ वर्जी है। प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होगा। जवाब में एडवोकेट जनरल पंजाब ने दलाइल में कहा था कि प्रोजेक्ट कानून के मुताबिक शुरू किया गया, किसानों को जमीन के बदले में उनकी रकम दी जा रही है, जबकि ये प्रोजेक्ट आबादी बढ़ने के हिसाब से वक्त की अहम जरूरत भी है। रिवर रावी मंसूबा लाहौर का हाउसिंग जो दरिया रावी के साथ शिमाल मशरिक से जुनूब मगरिब की समत 46 किलोमीटर पर मुहित है। रिवर रावी मंसूबे के तहत 12 जोन्स और 18 लाख रिहायशी यूनिट्स कायम किए जाने थे। 15 सितंबर 2020 को मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने दावा किया था कि दहाइयों तक ये मंसूबा याद रखा जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कई मरतबा ऐसा लगा कि आगे नहीं जा सकते, कोई दीवार आ गई है, लेकिन अगर इदारे मजबूत और ख्वाब बड़े हों तो तमाम मुश्किलात से मुकाबला करने की काबिलियत और सलाहियत बढ़ जाती है। जो सबसे बड़ी 2 चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट से मैं देख रहा हूँ, रोज़गार मिलेगा। ये लोगों को, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं और हाउसिंग शुरू करते हैं तो 40 और इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलना शुरू कर देती हैं, तो उसकी वजह से पूरे इकॉनमी हमारी चलनी शुरू होगी। रोज़गार मिलेगा नौजवानों को कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, जब इकॉनमी चलनी शुरू होगी तो वेल्थ क्रिएट होगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में दिहाइयों तक ये मंसूबा याद रखा जाएगा और इसकी वजह से हमारे मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस मंसूबे में अब तक होने वाली डेवलपमेंट का जायजा लिया जाए तो 2014 में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से भी इसी प्रोजेक्ट के हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई गई थी, लेकिन इस पर मजीद काम हुकूमत की तरफ से रोक दिया गया था। ताहम मौजूदा हुकूमत ने 15 सितंबर 2020 को मंसूबे के इफ्तिताह के बाद 6 दिसंबर 2020 में सिविल सोसाइटी, माहिरीन कानून और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शदीद तशवीश का इजहार किया था, क्योंकि रोडा एक्ट 2020 आईने पाकिस्तान में बयान किए गए शहरियों के बुनियादी हुकूक से मुतसादिम था। 2 जनवरी 2021 को लाहौर हाई कोर्ट ने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बगैर रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट को तामीर करने से रोका था। 20 मार्च 2021 को मज़कूरा मंसूबे पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी रोडा के चेयरमैन राशिद अजीज ने मुबैना तौर पर हुकूमती रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर इस्तीफा दिया था। आज के अदालती फैसले के बाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही अदालती फैसले में ताखीर पर भी सवालात उठा दिए हैं। इस हवाले से फवाद चौधरी क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखता हूं। हाई कोर्ट का उसमें उन्होंने कहा कि ये इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है सही और उसको कर दूंगा। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आपने 11 महीने से बल्कि साल से ज़्यादा लगा दिया कि जब आप हुकूमत, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप 2,500 अरब रुपए के जो क्लेम्स हैं वो अदालतों में स्टे में पड़े हुए हैं। मुझे आप बताइए, हुकूमत कोई भी प्रोजेक्ट बनाती है उसके ऊपर जो है वो स्टे आ जाता है। लेकिन सवाल तो हुकूमत से भी है कि उन्होंने मास्टर प्लान तैयार क्यों नहीं किया, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं की गई, इन्वायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो पहले तैयार करके सामने क्यों नहीं रखी गई। और फिर सवाल तो ये भी है कि रोडा एक्ट जिस तरह से बना है क्या वो वाकई आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है, क्योंकि उसमें शहरियों के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखा गया या नहीं। ये सब यकीनन अपर कोर्ट में जब हुकूमत जाएगी तो ये बहस होगी और उसके बाद ही फैसला आएगा कि क्या ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या इसको ब्रेक लग जाएगी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे नूर मुकद्दम केस, फैसला कब होगा और अभी तक जो हियरिंग हुई है अदालत में जो मामला चल रहा है उसमें क्या बात सामने आई। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज 6 माह 5 दिन गुजर चुके हैं। शहर इक़्तिदार में कत्ल की इन दोहनाक वारदात का मामला ताहाल उलझनों का शिकार है। नूर मुकद्दम के बहीमाना कत्ल पर हर आने वाला दिन एक नया तनाज़ा खड़ा कर देता है। कभी कत्ल के मुल्जिम ज़ाहिर जाफर की अदाकारी और कभी वकील सफाई की जानिब से मुल्जिम को जहनी मरीज साबित करने की कोशिश है और कभी कत्ल के बाद पुलिस तफ्तीश पर सवालात मामले को मजीद तूल दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज नूर मुकद्दम कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर ने इंकशाफ किया था कि फोरेंसिक के अलावा कोई ऐनी शाहिद या ऐसे शवाहिद जिनसे साबित हो सके कि मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर ने कत्ल किया है। तफ्तीशी अफसर ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि जब ज़ाहिर को गिरफ्तार किया तो उसकी पतलून को खून नहीं लगा हुआ था। मुल्जिम के वकील ने अगला सवाल किया कि क्या चाकू पर ज़ाहिर की उंगलियों के निशानात थे। इस सवाल के जवाब में तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि इब्तिदाई रिपोर्ट्स में इससे मुताल्लिक लिखा है कि चाकू पर ज़ाहिर जाफर की उंगलियों के निशानात नहीं आए। इस समाअत के बाद केस में अबहम पैदा हुआ। ताहम आज इस्लामाबाद पुलिस ने इस हवाले से ट्विटर पर क्लिप जारी किया है। पुलिस की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास कई शवाहिद
कई सबूत मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक कत्ल से कबल नूर मुकद्दम को जाहिर जाफर ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जिसकी डीएनए से तस्दीक हुई है। कत्ल से कबल नूर मुकद्दम ने अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, क्योंकि जाहिर जाफर की जिल्द नूर मुकद्दम के नाखूनों से मिली है, जिसकी डीएनए से तस्दीक हुई है। पुलिस बयान में मजीद कहा गया है कि जाहिर जाफर ने जो शर्ट पहन रखी थी उस पर नूर मुकद्दम का खून मौजूद था। नूर मुकद्दम का डीएनए जाहिर जाफर की शर्ट के फोरेंसिक से मिला। नूर मुकद्दम का कत्ल चाकू से किया, जो जाए वारदात से बरामद हुआ। चाकू के ब्लेड पर नूर मुकद्दम का खून मौजूद था। रिपोर्ट के मुताबिक नूर मुकद्दम को कत्ल से कबल नोकीले पंच का निशाना बनाया गया और वो वहां पर मौजूद था, जो जाए वारदात से बरामद भी हुआ है और इस पर भी नूर मुकद्दम का खून मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस ने बयान में मजीद कहा कि क्राइम सीन से मिलने वाले ये तमाम शवाहिद नाकाबिल तरदीद हैं और इनकी फोरेंसिक लेबॉरेटरी से तस्दीक हो चुकी है। ये तमाम ठोस शवाहिद हैं जो मुल्जिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने और नूर मुकद्दम के इंसाफ के लिए काफ़ी जी टीम नूर मुकद्दम के इंसाफ के लिए कोशा है। मारकैफ, इस केस का क्या नतीजा निकलता है? क्या जाहिर जाफर जो इस केस का मरकजी मुल्जिम है, मरकजी किरदार है, क्या मंतकी अंजाम को पहुंचता है या बेनिफिट ऑफ द डाउट या प्रोसिक्यूशन के नकाइस उसको को फ़ायदा पहुंचाते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।